हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है आपका फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति, देखो कोई भी क्रांति जब होती है, चाहे वो अमेरिकन क्रांति रही हो, चाहे फ्रांसीसी क्रांति रही हो, चाहे वो रशियन क्रांति रही हो, देखिए इस क्रांति के जो मेन पॉइंट होंगे जिनकी वजह से क्रांति हुई होगी, आप जानते हो एक इमेज आपके सामने बनी हुई है। ये एक किले की इमेज है जो भी आपको बताया जाएगा इसके बारे में। फ्रांसीसी क्रांति भी अमेरिकी क्रांति की तरह ही हुई थी। उसका रीजन क्या था? अमेरिका के अंदर भी क्या था आपको याद है ना, अनफेयर टैक्स थे, मतलब अमेरिका के ऊपर लगातार टैक्स बढ़ा दिए गए थे। इसकी वजह से अमेरिका में क्रांति हुई। फ्रांस के पास भी क्या हो रहा है कि यहां पर फ्रांस ने क्या किया, बहुत सारे देशों की मदद की युद्ध में, और उसकी वजह से फ्रांस पे बहुत सारा कर्जा बढ़ चुका है। इसलिए फ्रांस उस कर्जे से मुक्त होने के लिए जनता पर एक नए कर लगाएगा, और नए कर टैक्स जो बनेंगे उनको प्रोसेस में लाने के लिए ही क्रांति रन की जाएगी, क्योंकि जो जनता का ग्रुप है वो इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा इन प्रोसेस को, और ये क्रांति का रूप लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्रांति की। सबसे पहले मैं जिस पॉइंट की बात करूंगा 14 जुलाई, 14 जुलाई समय ध्यान रखना, यह है 14 जुलाई 1789 की सुबह की बात चल रही है, ठीक है। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। देखिए ये आपको किला दिख रहा है, यह है बास्तिल फोर्ट। मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या हुआ था। 14 जुलाई की घटना है। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला। तो यह है बास्तिल किले का तोड़ना फ्रांस की क्रांति की शुरुआत मान जाती है। यह बात आपको ध्यान रखना है कि बास्तिल का जो किला टूटा वो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत है। एक्चुअल में ये किला है, ये राजा की निरंकुशता का परिणाम है। ध्यान रख के चलना, क्या है ये? राजा की निरंकुशता का परिणाम है। ये बास्तिल का जो किला है, निरंकुशता, ठीक है, क्योंकि राजा डिक्टेटरशिप है यहां पर। और इस किले के अंदर जो फ्रांस के राजा ने क्या कर रखा है, जो गंभीर जो कैदी हैं, जो अपराधी हैं, उन्हें अरेस्ट कर रखा है, जो राजा के अगेंस्ट काम करते होंगे। अब भीड़ ने क्या किया, इस किले को तोड़ दिया और उन कैदियों को मुक्त करा लिया। ज्यादा संख्या नहीं थी, 7-8 कैदी थे। अगर संख्या बहुत बड़ी होती तो शायद इसका रिजल्ट कुछ और निकलता, लेकिन चूंकि संख्या कम थी और ये फ्री, ये मतलब एक तरह से एक ऐसा एक्शन है जो फ्रांस में क्या मैसेज पे कर रहा है कि हम आपके खिलाफ हैं, ठीक है। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। पाव रोटी मतलब जो वहां पे खाद्यान्न है, जो अनाज है, उसकी रेट बढ़ चुकी है, उसकी वजह से जनता इस चीज का विरोध कर रही है। ध्यान रखना फ्रांस किस समस्या से गुजर रहा था वो भी आपको यहां बताया जा रहा है, ठीक है। 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, देखिए ये व्यक्ति आपको दिख रहा होगा, इमेज आपको दिख रही होगी। ये व्यक्ति वो है जिसके समय में फ्रांस की क्रांति हुई। यह है लुई 16। क्वेश्चन आता है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांति। ध्यान रखना 1789 यह है फ्रांसीसी क्रांति का समय, ठीक है। और फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां का सम्राट कौन था? लुई 16 था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि इस समय फ्रांस का सम्राट लुई 16 था, ठीक है। सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16 फ्रांस का सम्राट बना, राजगद्दी पे आ गया। उस समय उसकी उम्र केवल कितनी थी? मात्र 20 साल। और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतोनेट से हुआ था। मेरी अंतानेत बोलते हैं इसको, ठीक है, जिससे उसका विवाह हुआ था। आगे देखिए ये क्वेश्चन आता है, भाई बुर्बो राजवंश का परिवार चल रहा है, लुई 16 किस राजवंश से बिलोंग करता है? बुर्बो राजवंश से बिलोंग करता है। ध्यान देना राज्यरोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। ध्यान देना लुई 16 के शासन काल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी थी। ध्यान रखना मैंने बताया था आपको कि अमेरिकी क्रांति में
फ्रांसीसी सरकार का बड़ा हाथ रहा है। अमेरिका को आजाद कराने में फ्रांस ने काफी बड़ा रोल प्ले किया था। ठीक है, इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे, लिब्रे क्या है बताएंगे, 10 अरब लिब्रे से अधिक का कर जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ पहले से ही चढ़ा हुआ था। तो मान चाहिए 12 लिब्रे का उस पर 12 अरब लिब्रे का उस पर कर्जा चढ़ चुका है। लिब्रे क्या है, फ्रांस की मुद्रा है, जिसे 1794 में क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ध्यान रख के चलना, 1794 में उस लिब्रे को खत्म कर दिया गया, क्योंकि बहुत ही अनपॉपुलर मुद्रा बन चुकी थी। ठीक है, तो समस्या तो आपको समझ में आ रही है। फ्रांस में समस्या क्या है, फ्रांस में सबसे बड़ी समस्या है फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तो जो वित्तीय संकट चल रहा है फ्रांस में, वो समस्या बनी हुई है फ्रांस के लिए। आगे देखिए, फ्रांस सरकार करों वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। 18वीं शताब्दी में फ्रांस समाज 3 स्टेट में बटा हुआ है। ध्यान देना, 3 अलग अलग ग्रुप में वहां पे बटा था, और केवल तीसरे स्टेट के लोग, स्टेट्स करेंगे, ठीक है, स्टेट्स के लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे। यह ध्यान रख के चलना कि फ्रांस का समाज 3 भागों में बटा हुआ था, और तीसरा जो ग्रुप था फ्रांस में, बस वो ही टैक्स पे करता था। अब कौन कौन से ग्रुप है देखो, ये रे प्रथम 2 स्टेट कौन से हैं, तो गौर करना, प्रथम 2 स्टेट, एक कुलीन वर्ग है और एक पादरी वर्ग है। ठीक है, के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्म से ही प्राप्त थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार क्या था, राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। ना तो प्रथम स्टेट इसमें पादरी हैं और ना सेकंड स्टेज में कुलीन है, दोनों ही टैक्स नहीं पे करेंगे, जबकि सबसे ताकत इनके पास है, पर ये कर पे नहीं करेंगे। इनको इस बात से छूट मिली हुई है, पैदाइशी जन्म से इनको अधिकार मिले हुए हैं। प्रथम स्टेट में कौन है, पादरी वर्ग आता है, और द्वितीय स्टेट में कौन आता है, कुलीन वर्ग आता है सेकंड स्टेट के अंदर, ध्यान देना। और थर्ड में कौन आता है, बड़े व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, अदालती कर्मचारी हैं, वकील हैं, किसान और कारीगर हैं, छोटे किसान हैं, भूमिहीन मजदूर हैं, नौकर हैं। ये आपके तीसरे ग्रुप में आते हैं। ये सवाल आपके एनडीए एग्जाम में आया हुआ है कि तीसरे ग्रुप में कौन कौन से कैटेगरी के लोग मौजूद थे। तो बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, ठीक है, वकील आदि, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर, मतलब लोअर ग्रुप ही इस ग्रुप में आता है। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद, धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। तो चर्च को मिलने वाला जो कर है उसका नाम क्या है, टाइद। ध्यान देना, चर्च फ्रांस में जो कर लिया करता था उसे टाइद नामक कर बोलते हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि टाइद क्या है, एक धार्मिक कर है। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था, यह भी था कि वो डायरेक्ट टैक्स भी चुकाते थे सरकार को। इन करों में टाइल, देखो एक होता है टाइद, एक होता है टाइल। तो टाइल क्या है, यह प्रत्यक्ष कर है जो सरकार उनके थ्रू लेती थी। मतलब यह है कि यह अप्रत्यक्ष कर होगा जो डायरेक्ट लिया जाएगा, उसके अलावा अप्रत्यक्ष कर, और उसके अलावा अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। ठीक भाई, प्रत्यक्ष कर कौन कौन से होंगे, टाइल जो कि डायरेक्ट स्टेट ले रहा है, और एक चर्च ले रहा है टाइल, 2 कर भी देने पड़ेंगे। अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं, नमक और तंबाकू जैसे रोजाना उपभोग की वस्तुओं पे लगाया जाता था, यह है अप्रत्यक्ष कर। तो कर तो बहुत सारे हैं फ्रांस के अंदर। अब इनसे जनता पहले से दुखी हो रखी है, इन टैक्सों को चुका चुका के। ठीक है, आगे देखिए, टाइल मैंने बता दिया आपको, चर्च वसूल करेगा, और टाइल होगा सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर। हो चुका है बात हमारी। मॉन्टेस्क्यू, यह है मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू या मॉन्टेस्क्यू एक ही बात है। पढ़े लिखे लोगों का, मैंने आपको पहले बताया है, क्रांति में काफी बड़ा रोल प्ले होता है। तो यहां मॉन्टेस्क्यू की बुक है द स्पिरिट ऑफ लॉज, उसकी बुक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज, उसकी बुक है मॉन्टेस्क्यू की नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही गई है।
मॉन्टेस्क्यू कहता है डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब पावर को टुकड़ों में बांटो। अगर सत्ता सिस्टम में विधायिका होती है, आप जहां से कानून बनते हैं, और कार्यपालिका वहां होती है जहां कानून पास होते हैं, और न्यायपालिका जहां कानून का प्रोटेक्शन किया जाता है, अगर इनको अलग अलग पावर मिले तो फिर दिक्कत होगी ही नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात कर रहा है मॉन्टेस्क्यू सत्ता विभाजन में, ठीक है। चलिए आगे देखिए। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया, तो वहां इसी मॉडल की सरकार बनी। कहां पर? अमेरिका में। वहां भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों गारंटी प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्रोत थी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की घोषणा। एक चीज का ध्यान रखना, फ्रांस की क्रांति में अमेरिकी क्रांति का बड़ा हाथ रहा। देखो, अमेरिकी क्रांति हुई 1776 में 1776, और फ्रांस की हो रही है 1779। तो अंतर तो है। 3 साल बाद जो क्रांति फ्रांस में होने वाली है, उस क्रांति को कहीं न कहीं अमेरिकी क्रांति का सपोर्ट मिला होगा, या उन्होंने अमेरिकी क्रांति को सीखा होगा। तो वो सीख गए ना, यहाँ पे व्यक्तिगत अधिकारों गारंटी को सीख गए, तो इस वजह से उनके अंदर भी रिवॉल्ट भड़क रहा है। आगे देखिए, क्रांति की शुरुआत देख लेते हैं। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। यह कर, तो क्या नहीं कर सकता वो? कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे एस्टेट जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। मतलब यह हुआ कि फ्रांस के अंदर, ध्यान देना, फ्रांस के अंदर जो सम्राट होगा वो सेल्फ टैक्स नहीं लगा सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसे एक सभा बुलानी पड़ेगी तीनों स्टेट्स की, जो मैंने अभी आपको नाम बताया, जिसमें अलग अलग लोग शामिल हैं। उनकी आपको एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी, तब जाके आप लगा सकते हो टैक्स। एस्टेट जनरल, ये एस्टेट जनरल है, ठीक है। एस्टेट जो जनरल है एक राजनीतिक संस्था थी, जिसमें 3 स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही एक निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए, और इसकी अंतिम बैठक 1614 में बुलाई गई थी। ध्यान रख के चलना, मतलब एस्टेट जनरल की बैठक बहुत लंबे टाइम से बुलाई नहीं गई, लगभग लगा लो 1789 क्रांति हुई फ्रांस के अंदर, 1789 की क्रांति, और बैठक कब लाई गई है? 1614 में। 175 साल हो चुके हैं। 175 ईयर से फ्रांस में कोई भी बैठक नहीं बुलाई गई है एस्टेट जनरल की, क्योंकि मोनोपोली बहुत ज्यादा है फ्रांस के सम्राट की ना भाई। तो कि बुलाएंगे तो सलाह मिलेगी ना, फिर तो सलाह वो चाहते नहीं है। तो 175 सालों से आप मान के चलिए बैठक नहीं बुलाई गई है। तो 170 वर्ष से बैठक नहीं बुलाई गई है। अब आ चुका है 1789। ये तो मजबूरी है कि बैठक बुलानी है, ठीक है। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई, ध्यान देना, 5 मई 1789, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल, ठीक है, यह आएगा जनरल की क्या बुलाई गई थी? बैठक। एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई। किसानों, औरतों और कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। ना किसान आ सकते हैं, ना औरतें, ना कारीगर। इस सभा में इनको मौका नहीं दिया गया था मीटिंग में आने का। एस्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। अब बात समझ में कोशिश करिए लड़ाई क्या होने वाली है। देखो, इस मीटिंग में हर एक ग्रुप अपना एक सिंगल वोट डालेगा। पहला ग्रुप भी एक वोट डालेगा जो पादरियों का है, फर्स्ट स्टेट। सेकंड स्टेट पे अपना वोट डालेगा एक, वो कुलीनों का है। और तीसरा जो इतना बड़ा ग्रुप है, जो फ्रांस की लगभग 80% जनसंख्या को बिलोंग करता है, वो भी अपना एक वोट डालेगा। इसका मतलब साफ है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट मिले हुए हैं और राजा भी उनके साथ है ना भाई। अगर पहले और दूसरा स्टेट अपने वोट एक जगह कर देंगे तो थर्ड स्टेट चाहे कुछ भी कहे, क्या होने वाला? कुछ नहीं होगा। तो दिक्कत यही आने वाली है। यह देखो, इस बार भी लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था कि आप एक एक वोट डालें। परंतु तीसरे वर्ग के जो प्रतिनिधि हैं, क्या मांग रखी उन्होंने?
अब की बार उन्हें मांग रखी कि पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, पूरी सभा करे, प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। मान लो फर्स्ट स्टेट के 200 लोग आए, सेकंड के 200 आए, ठीक है, और थर्ड चूंकि सबसे बड़ा है तो उसकी संख्या ज्यादा होगी, तो मान लो उसके 600 लोग आए। अगर बाई चांस हम ये कह दें कि सबसे बड़ा ग्रुप है ना ये, अगर मान लो मैं कहता हूं कि सबको, थर्ड चाहता है कि जितने लोग यहां पे आए वो सब अपना क्या डालें, सिंगल सिंगल वोट डालें, तो कौन जीतेगा? थर्ड जीतेगा ना। तुम्हें लगता है राजा इस बात को मानेगा? मतलब ही नहीं होता। राजा चूंकि ये बात मानना ही नहीं चाहेगा ना, क्योंकि वो क्यों चाहेगा कि थर्ड स्टेट अपनी बात कहे, ठीक है। ये एक लोकतांत्रिक सिद्धांत है, क्योंकि हर किसी को मौका मिलेगा, ठीक है, जिसमें जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक किसमें लिखा है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये बड़ी पॉपुलर बुक है, मैंने बताया भी था आपको अमेरिकन रिवॉल्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से क्या हो गए, बाहर हो गए। सम्राट कहता है कि मैं आपके प्रपोजल नहीं मानता, आप चाहते हो कि तीसरा स्टेट ये सभी लोग सिंगल सिंगल वोट डाले, तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, ठीक है। 20 जून का दिन था, ये समय था 20 जून, ध्यान देना, 1789, 20 जून 1789 को ये प्रतिनिधि कहां गए, वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हो गए। कहां जमा हो गए? टेनिस कोर्ट में। ये टेनिस कोर्ट के अंदर जमा हो गए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली, ये वर्ड आपके लिए होगा नेशनल असेंबली, ध्यान देना, उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। क्या कर दिया? नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगा। ओके, इसे कहते हैं टेनिस कोर्ट की शपथ। क्या कहते हैं इसको हम? ये घटना है टेनिस कोर्ट की शपथ, ध्यान देना, इसे कहते हैं टेनिस कोर्ट की शपथ। क्वेश्चन आ चुका है भाई एग्जाम में, तो क्वेश्चन ये आएगा कि टेनिस कोर्ट की शपथ कब हुई? 20 जून 1789। क्या हुई? कि हम अपने आप को नेशनल असेंबली मानते हैं, क्योंकि हम पूरे जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम अपने आप कहते हैं नेशनल असेंबली, और हम एक ऐसा संविधान बनाएंगे जो राजा की ताकत क्या करेगा? कम करेगा। ओके, उनको नेतृत्व प्रदान किया मिराबो और आबेसिये ने। ध्यान देना, मिराबो और आबेसिये दोनों ही उच्च कुल से बिलोंग करते हैं। एक इनमें पादरी है और एक इनके अंदर क्या, कुलीन है। तो देखो भाई साहब, नोटिस करके देखना यहां पर कि आप दो अलग अलग वर्ग के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। ये लोग थर्ड स्टेट को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि थर्ड स्टेट गलत नहीं है, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत है। तो कुलीन था। आबेसिये क्या है? एक पादरी है। और उसने तीसरा स्टेट क्या है, ये एक बुक लिखी है, पुस्तिका लिखी है, थर्ड स्टेट क्या है, तीसरा स्टेट क्या किसने लिखा है? आबेसिये ने। शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट लिखी है आबेसिये ने। तो एक कुलीन है और एक पादरी है, दोनों ही विरोध कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेट के रूल्स का, ठीक है। जबकि वो खुद वहां रह के फर्स्ट और सेकंड स्टेट भूमिका निभा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने थर्ड स्टेट का साथ दिया। तृतीय स्टेट प्रतिनिधि मध्य में एक मेज पर खड़े असेंबली अध्यक्ष बेली, एक सेंटर पॉइंट खड़ा है, बेली खड़ा है टेनिस कोर्ट के अंदर। तो बेली की और हाथ उठाकर शपथ लेते हैं। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16 ने अंत नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी, और यह भी मान लिया कि उनकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। भैया रिवॉल्ट हो गया, दंगा हो गया, तो लुई 16 ने क्या किया? यह मान लिया कि ठीक है, हम नेशनल असेंबली को मान्यता प्रदान करते हैं, और यह भी कहते हैं कि आज के बाद राजा पर संविधान का अंकुश होगा। यह बात, दोनों बात मान ली। 4 अगस्त 1789 को ध्यान रखना, 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करो, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। जिनके पास राइट्स हैं वो अपने राइट छोड़ दें,
और धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। जो धार्मिक कर जो चर्च लिया करता था वो भी समाप्त हो गया और चर्च के अंडर में जो लैंड थी वो भी जब्त कर ली गई। नेशनल असेंबली सन 1791, डेट जानना, समय 1791 का संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। क्वेश्चन आता है फ्रांस का संविधान का प्रारूप कब पूरा हुआ, तो आंसर 1791। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, सम्राट से तो कम करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कर हस्तांतरित कर दिया जाए। मतलब वही नियम है कि राजा के हाथ में पूरी पावर ना हो, पावर का क्या हो, विभाजन हो। इस बात की डिमांड अब फ्रांस की जनता कर रही है। तो फ्रांस का संविधान कब बना, 1791 में बन गया था। आगे देखिए, इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ गई। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी क्योंकि अभी तक जनता का इसमें कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वेशन था नहीं। सर्वप्रथम नागरिक और एक निर्वाचन समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली सदस्यों को चुनते थे। मतलब इसमें यह था कि जो कुछ लोग थे वो ग्रुप बना के चुनाव करते और वो ग्रुप ही किसको चुनता, असेंबली को चुनता। जैसे आज आपकी राज्यसभा में क्या होता है कि जनता डायरेक्ट वोटिंग नहीं करती, जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आपके एमएलए जो होते हैं, तो एमएलए मिलकर राज्यसभा के मेंबरों को चुनते हैं। ठीक भाई, तो ये वाला रूल होता है उसमें और भी कई फंक्शन है, बट तरीका यही था। इसमें सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था, सब वोट नहीं डाल सकते थे। ठीक है, किनको था, 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार है का दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। ध्यान देना, शुरुआत में जब नेशनल असेंबली बनी तो नेशनल असेंबली के समय वोट डालने का अधिकार किनको दिया गया था, तो क्या क्या कहोगे, 25 वर्ष के आयु के वो व्यक्ति, अधिक उम्र के वो व्यक्ति जो 3 दिन के बराबर का टैक्स यानी कि वेजेस पे करेंगे, मजदूरी जो है उनको मिलेगी, उतना वो टैक्स पे करते हैं तो ही वो वोट डालने का अधिकार रख पाएंगे। ये आपको ध्यान रख के चलना है। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। आप हाई टैक्स वैल्यूएबल होने चाहिए। संविधान ये एक प्रपोजल है, पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। संविधान देखो किसकी बात हो रही है, सिर्फ पुरुषों की, मतलब महिलाओं को मतलब नहीं यहां पे। ठीक है, शुरुआत हुई पुरुष और नागरिक अधिकारों के घोषणा पत्र के साथ। तो बच्चा एक बात ध्यान देना, यहां पर शुरुआत सिर्फ मेल की है, फीमेल को यहां पे वर्चस्व नहीं मिला हुआ है। जीवन के अधिकार, अव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक और अहरणीय अधिकार रूप में स्थापित किया गया। यह अधिकार जीवन का अधिकार होगा, अपनी बात कहने का अधिकार होगा और स्वतंत्रता का आपको अधिकार मिलेगा, कानून की बराबरी का आपको अधिकार मिलेगा। यह सब कुछ रखा गया, अर्थात अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त थे। तो ये सभी अधिकार फ्रांस की क्रांति में दिए गए थे। यहां देखिए कुछ महत्वपूर्ण हम तारीखों की बात करेंगे। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हम देखी चलेंगे यहां पर। ठीक है, 1791 की बात करें, सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान क्या हुआ, बनाया जाता है। यह बात हमें पता है। फ्रांस का संविधान 1799 में बनाया गया। 1793 जैकोबिन गणराज्य का पतन हुआ, जैकोबिन सरकार का एंड होगा। यहां पे कौन है जैकोबिन बताएंगे भी आपको। फ्रांस पर यह है, फ्रांस पर डायरेक्टरी क्या होगा, डायरेक्टरी का शासन होगा फ्रांस पर। फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन आ जाएगा 1792-93 में। 1804 नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है, यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा वो कर लेता है और 15 में वाटरलू में नेपोलियन की हार होती है और नेपोलियन यहां पे समाप्त। ये खाली आपको सिर्फ जानकारी देने के तरीके बताऊंगा मैं भी आपको कि इनका डिटेल क्या होने वाला है। आगे देखिए, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। देखिए लुईस 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, क्या किए, संविधान पर हस्ताक्षर, परंतु प्रसा के राजा, प्रसा जो है वो जर्मनी का क्षेत्र है,
से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी लुई 16 की। अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रूसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया 1792 में असेंबली ने। कैसे? आपको याद होगा लुई 16 की जो पत्नी है मेरी अंतोनेट, वो कहां से बिलोंग करती है? ऑस्ट्रिया से। और ऑस्ट्रिया की सहायता कौन कर रहा है? प्रूसा कर रहा है। और ये दोनों राजा को बचाने के लुई 16 की सहायता कर रहे हैं। तो नेशनल असेंबली ने इन दोनों खिलाफ भी युद्ध घोषित कर दिया है, प्रूसा और ऑस्ट्रिया खिलाफ। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना भर्ती होने जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। ठीक है, उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कवि रोजे डिलाइल की रचित मार्सिले, ये ध्यान रखना, ये फ्रांस का नेशनल एंथम भाई। तो मार्सिले गाया गया था, यह फ्रांस का नेशनल एंथम होगा। यह गीत पहली बार मार्सलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, ध्यान रखना। इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का क्या है? ये नेशनल एंथम है भाई, ध्यान देना। ठीक है, राष्ट्रगान है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति हुई, मार्सिले एग्जाम में आ सकता है। फ्रांस का नेशनल एंथम कौन सा है? पूछ सकता है आपसे। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति और आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। 1791 के संविधान सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे, पता आपको। ठीक है, लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और कार्य योजना पर बहस करते थे। फ्रांस में क्या था, जैसे होता ना अपने गांव के अंदर आपने कह सकते हैं कि जहां पॉलिटिकल पार्टी पर डिस्कस होती है, चौपाल देखी होंगी। तो चौपाल वगैरह जो होती है वो गांव के अंदर एक अड्डा होता है किसी चीज का पॉलिटिकल पॉइंटों पर डिस्कस करने का, जहां गांव के बड़े बुजुर्ग बैठकर डिस्कस करते हैं। ऐसे फ्रांस में क्या था, सरकार की आलोचना करने के लिए राजनीतिक क्लब हुआ करते थे। ठीक है, इनमें सबसे फेमस था जैकोबिन, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे आपसे। जैकोबिन क्लब बड़ा पॉपुलर था उस क्लब में। ठीक है, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पे रखा गया था। इस राज समूह का अड्डा बन गया था, जैकोबिन बड़ा पॉपुलर हो गया था। इस पूरी अवधि में भी महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने भी अपना क्लब बना लिया था। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने, उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। ठीक है, फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में थे महिलाओं के। उनमें सबसे फेमस कौन सा? द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन सबसे मशहूर क्लब था, ध्यान देना। जैसे उधर जैकोबिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्लब था, तो यहां पे महिलाओं का द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन। उनकी प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, जो डिमांड लगातार कर रहे हैं। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। मैंने पहले कहा था संविधान की शुरुआत क्या थी? पुरुष, तो महिलाओं का अधिकार था ही नहीं वहां पे। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने और राजनीतिक पदों की मांग रखी थी, ध्यान देना। क्रांतिकारी महिला, एक महिला है ओलंपे द गूज। बच्चा ये सवाल एनडीए एग्जाम में बहुत दफा पूछा जा चुका है। ओलंपे द गूज क्या है, उसकी क्या भूमिका है? 1748 से 1793 का टाइम इसके लिए। ओलंपे द गूज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया। क्या विरोध किया? उन्होंने संविधान और पुरुष और नागरिक अधिकार पत्र का घोषणा जो छपी थी उसका विरोध किया, क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था, सिर्फ पुरुषों को अधिकार दिया गया। इसलिए उन्होंने सन 1791 में एक प्रपोजल पास किया, कौन सा? महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र पास किया। महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र अपने नाम के लिए कि हमें भी मौका मिले, और उसे कहां भेजा? महारानी और नेशनल असेंबली के मेंबरों के पास भेजा और इस पर कार्रवाई की मांग की। सन 1793 में ओलंपे द गूज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। जैकोबिन ने क्या किया था? बहुत सारे महिला क्लब को 1793 में बंद कर दिया था। ठीक है, अब ओलंपे द गूज विरोध कर रही है जैकोबिन का।
उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। क्योंकि नेशनल कन्वेंशन एक कोर्ट पॉइंट होगा, क्योंकि जब नेशनल असेंबली बनी तो उसका नाम आगे चल के बन गया, नेशनल कन्वेंशन बन गया। उन पे चलाया गया मुकदमा देशद्रोह का और उन्हें क्या दे दी गई? फांसी। क्योंकि देखो भाई, सिंपल सी बात है, आप जैकोबिन ग्रुप के खिलाफ बोल रहे हैं, आप नेशनल कन्वेंशन के खिलाफ बोल रहे हैं, तो आपको मिलेगी फांसी। ओलंपिया गूच को मिल गई फांसी। ये पूरा स्टेटमेंट आपके लिए एग्जाम में आया हुआ है कि लास्ट में क्या हुआ था, उन्हें मिली फांसी। ठीक है। जैकोबिन क्लब के जो सदस्य मुख्य समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते, बहुत ज्यादा रिच नहीं थे लोग। इनमें छोटे दुकानदार, एंडे का सवाल ये भी, इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर और जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकर और दिहाड़ी मजदूर थे। उनका नेता मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जैकोबिन ग्रुप का लीडर कौन था? ध्यान रख के चलना, नेता है मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। ठीक है, यह जैकोबिन ग्रुप का नेता है। क्या नाम इसका? मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। यह क्वेश्चन आपके एंड में आ चुका है। जैकोबिनों ने एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया, जो लेबर लोग पहनते हैं। अंग्रेजों की आपने ड्रेस देखो, बड़ी चिपकी चिपकी होती है ना भाई, जिसमें घुटने दिखते हैं, पर इनकी ड्रेस खुली खुली है। ठीक है, ऐसा उन्हें समाज के फैशन प्रस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रिचेस पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। कुलीन क्या पहनते? वो टाइट वाले कट पहनते, ऊपर जो बहुत टाइट होते थे वो पहनते थे कुलीन। ठीक है, यह ब्रिचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। वो कह रहे हैं कि हम इनकी समाप्ति की बात करेंगे। इसलिए जैकोबिनों को क्या बोलते हैं? सौ कुलांत कहते हैं। ना, जैकोबिन क्या कहलाते हैं? सौ कुलांत कहलाते हैं। क्वेश्चन आ रहा है एनडीए में कि सौ कुलांत किन्हें कहा जाता है? तो सौ कुलांत कहते हैं जैकोबिनों को, जिसका शाब्दिक करता है बिना घुटनने वाले, मतलब वो घुटनने वाले चिपके वाले कपड़े नहीं पहनेंगे। 100 कुलांत पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी, ये सिर्फ पुरुष पहनते थे। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई और अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक मूवमेंट किया। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूरे के महल पर धावा बोल दिया। ये फ्रांस का राजमहल है। राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा के घंटों तक बंदी बना लिया। ठीक है, ये जैकोबिन की एक्टिविटी है। बाद में असेंबली शाही परिवार को जेल में डालने का प्रस्ताव पास कर दिया असेंबली ने भी। ठीक है, नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, उनको वोट डालने का अधिकार दे दिए गए। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दे दिया गया। देखो 70, 90 और 1 के संविधान में नियम 25 वर्ष वाला था, आपको याद होगा। लेकिन अब यहां पर जब राजा को अरेस्ट कर लिया गया है, तब असेंबली ने क्या किया? आदेश पास किए कि 21 वर्ष के ऊपर के जो भी लोग हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या ना हो, सब वोट डाल सकते हैं। और अपना नाम चेंज क्या किया? अपने आप को क्या घोषित कर दिया? नेशनल कन्वेंशन। खुद को घोषित कर दिया कन्वेंशन कि अब हमें भी नेशनल कन्वेंशन के नाम से जाना जाए। देखो ये सिर्फ चेंजेस हो रहा है, बाकी पावर सेम ही है। 21 सितंबर 1792 इसने राजतंत्र का कर दिया अंत। देखो फ्रांस में राजतंत्र का अंत कब हुआ? 21 सितंबर 1792 को। और फ्रांस को घोषित कर दिया गणतंत्र। लुई 16वें को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोपों में मौत की सजा सुनाई गई। लुई 16वें को दिया गया मौत 1793 में। 21 जनवरी 93 को फ्लेश डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। एक जगह पड़ती है। और उसकी जो पत्नी है मेरी अंतोनेट, बाद में उसको भी फांसी दी गई थी। ठीक है, तो राजा और रानी को फांसी दी गई और फ्रांस की क्रांति संपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जो मेन जड़ है क्रांति की वो तो एंड होने भाई, तो उनको एंड करके फ्रांस की क्रांति क्या की जाएगी? संपन्न की जाएगी। आगे देखिए, आतंक का राज आया। जैसे ही फ्रांस के राजा को फांसी मिलेगी और एक नया राज बिल्ड होगा, कौन सा? आतंक का। सन 1793 से 1794 यह सवाल एग्जाम में आ सकता है कि आतंक का शासन कब से कब तक था।
तो 1793 से 1794 तक के काल को क्या कहते हैं हम? आतंक का युग कहते हैं। रॉबेस्पियर ने, जो नेता है इस समय जैकोबिन का, नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र, जो गणतंत्र है उसके जो भी शत्रु थे, कुलीन और पादरी, कौन थे? कुलीन और पादरी, तथा अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य जो भी थे, यहां तक कि उसकी भी पार्टी के लोग जो उससे सहमत नहीं है, सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। अच्छा, आतंक का शासन क्या है? आतंक का शासन है 1793 से 94 का वो टाइम जब रॉबेस्पियर, जो जैकोबिन ग्रुप का नेता है, उसके द्वारा एक ऐसी पॉलिसी बनाई गई जो उससे सहमत नहीं है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो पादरी हो, चाहे वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे वो खुद की पार्टी का क्यों ना हो, जो उससे सहमत नहीं है उन सबको जेल में डालो। यह है आतंक का शासन। ठीक है, एक मशीन आपको दिख रही होगी यहां पे, ये एक मशीन है, इसको बोलते हैं गिलोटिन। इसमें क्या होता है? एक ब्लेड लगी हुई है, ऊपर से ब्लेड आएगी नीचे, ये व्यक्ति सोया हुआ है, सर कट के, देखो यहां पे सर दिखाया गया है। ठीक है, तो सर अलग कर दिया जाता है इस मशीन के द्वारा। तो यह है आपका गिलोटिन, ध्यान देना। यदि न्यायालय ने दोषी पाया तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। तो गिलोटिन पूछ सकता है तो आप बोलोगे यह सर कलम करने वाली मशीन है। गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम उसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर रखा गया था, ध्यान रख के चलना। ठीक है, यह है गिलोटिन मशीन। रॉबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतना सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही कर लगे। देखो, हद हर चीज की बुरी होती है। रॉबेस्पियर ने जिस तरह के हालात बनाए, उसके खुद के लोग ही उससे नाराज हो गए। अतः जुलाई 1794, ध्यान देना, न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और अगले दिन उसे क्या कर दिया गया? गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, तो रॉबेस्पियर को भी गिलोटिन पे चढ़ाया गया था, ध्यान रख के चलना। यह सवाल भी आपके एंड एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, डायरेक्टरी शासन या डायरेक्टरी शासन आप इसको लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको डायरेक्टरी शासन भी कह सकते हो। डायरेक्टरी रूल आया फ्रांस में। ये कौन लोग हैं? एक्चुअली में जैकोबिन सरकार के पतन के बाद सत्ता आ गई मिडिल वर्ग के हाथ, मध्य वर्ग के हाथ में। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके के मताधिकार से वंचित, अब देखो नया संविधान बन के आया, जिनके पास संपत्ति नहीं है उन्हें मताधिकार से वंचित कर दिया गया। देखो आपने देखा होगा बीच में ये नियम आया था ना कि जिसके पास पैसा है तभी वो वोट डाल सकता है, लेकिन डायरेक्टरी के आते ही फिर से नियम वही आ गया, अगर आपके पास धन नहीं तो आप वोट नहीं डाल सकते। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया था। तो 5 मेंबर ऑफ ग्रुप है डायरेक्टरी, ध्यान रख के चलना। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। डायरेक्टरी का शासन फ्रांस में इतना पॉपुलर हो नहीं पाया। देखो, पहले नेशन कन्वेंशन था, ठीक है, फिर आया आतंक का राज और फिर आया डायरेक्टरी का शासन और लास्ट में क्या आएगा? नेपोलियन। डायरेक्टरी के शासन से लोग नाराज थे क्योंकि एक तो उसके नियम समझ में नहीं आ रहे थे, दूसरी बात वोटिंग के राइट्स कुछ क्लियर नहीं हो पा रहे। 5 लोगों ने मिलकर इस ग्रुप को बनाया था डायरेक्टरी को, ध्यान रखे चलना। अब आ गया दास प्रथा का उन्मूलन। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। हां, जैकोबिन ने बड़ा काम किया था इस प्रथा को खत्म करने में। फ्रांसी सौदागर बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, ठीक है, जहां से वो स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। मतलब फ्रांस में दास कहां से आ रहे हैं? अफ्रीका से आ रहे हैं। सन 1794 के कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पास कर दिया गया था 1794 में, पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा फिर से शुरू कर दी। जब नेपोलियन सत्ता में आया तो उसने फिर से दास प्रथा को स्टार्ट किया। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का अगर आप समापन देखें तो कब हुआ? 1848 में।
दास प्रथा फ्रांस से खत्म हुई 1848 में। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को क्या कर दिया, फ्रांस का शासक। आपको ध्यान होगा डायट्रिक का शासन चल रहा है लेकिन वो अनपॉपुलर है, तो नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया और यह अनाउंसमेंट किया कि मुझे ये जो छत्र है वो कोई उपहार में नहीं मिला है, मैंने इसे तलवार की नोक से उठाया, ठीक है, और मैं खुद को आज के बाद फ्रांस का सम्राट घोषित करता हूं, ठीक है। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की समान प्रणाली अपनाई। ब्रिटेन से उसका युद्ध था, उसने महाद्वीपीय प्रणाली बनाई, इसमें ब्रिटेन ने उसको चारों ओर से घेर रखा है, ठीक है। वो ब्रिटेन को घेरना चाहता, ब्रिटेन उसे घेर लिया। 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई और कहते हैं नेपोलियन की हार उसका समापन था। और ये एक पॉइंट जो आपको एडिशनल बताया गया था, ये था आपका आज का फ्रांसीसी क्रांति। इसमें अपने फ्रांसीसी क्रांति के पॉइंट पढ़े, नेपोलियन का लास्ट में पराजय पड़ी। आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। फ्रांसीसी क्रांति की जो जो घटनाएं मैंने आपको समझाई उन्हें ध्यान से तैयार करके नोट डाउन जरूर कर ले। अगर कोई डिस्कस करना है, कुछ पूछना है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। गुड लक बच्चों, बाय। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.